हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि क्लास 10th आईसीएससी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है, नाम एमोनिया। और इसके रिलेटेड दो वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज के लेक्चर के अंदर ना हम ये देखने वाले हैं कि अगर मुझे लार्ज स्केल के अंदर एमोनिया को प्रोड्यूस करना हो या मैन्युफैक्चर करना हो तो कैसे किया जाता है। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि आज हमने मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया को स्टडी करना है। देखिए बेटा, इस प्रोसेस को हम हेबस प्रोसेस के नाम से भी अच्छी तरह जानते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इनमें से कुछ बातें हैं जो आपको स्टडी करनी या याद रखनी होंगी। तो चलिए जल्दी से हम इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा आप इस पर्टिकुलर फिगर को देखो। इस फिगर के अंदर हमें क्या क्या दिखाई देता है थोड़ा वो देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोसेस में एग्जैक्टली होता क्या है और किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दो इनलेट हैं, मतलब जहां से मैं गैस को एंटर करवाऊंगा। एक इनलेट के अंदर हमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन को मतलब फ्लो करवाना पड़ता है और दूसरे वाले में हाइड्रोजन हमें पास करना पड़ेगा। देखिए, इसमें जो सबसे मेन चीज है ना याद करने वाली वो ये है कि जो नाइट्रोजन है वो सिर्फ एक वॉल्यूम इस्तेमाल होता है और हाइड्रोजन जो है वो 3 वॉल्यूम हमारा इस्तेमाल होता है। पहला सवाल मन में ये आता है कि सर ये जो नाइट्रोजन है ये हमें मिलेगा कहाँ से। तो ऑब्वियस है कि हम उसको लिक्विड एयर से एक्सट्रैक्ट करते हैं अगर मुझे नाइट्रोजन को पाना है। लेकिन हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो बोश प्रोसेस से फ्रॉम द वाटर गैस हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब ये प्रोसेसेस ये सब चीज़ें हमें नहीं स्टडी करनी है, बस हमें मेन बात ये स्टडी करनी है कि जब भी हम इसका मैन्युफैक्चर करते हैं तो एक वॉल्यूम किसका लेते हैं, नाइट्रोजन का, और 3 वॉल्यूम किसके लेते हैं, हम लेते हैं हाइड्रोजन के। और आपको मैं आगे जाके रिएक्शन में भी दिखाऊंगा कि चाहे मैं 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन ले रहा हूँ, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन का ले रहा हूँ, तो टोटल 4 वॉल्यूम हो गए। उससे मुझे सिर्फ 2 वॉल्यूम ऑफ एमोनिया ही मिलते हैं। तो अगर 4 वॉल्यूम से मुझे 2 वॉल्यूम बनाना है तो ऑटोमेटिकली मतलब क्या हुआ कि इनको बहुत अच्छे से मुझे कंप्रेस करना पड़ेगा ताकि इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर सकूं। बस इसी के लिए बेटा यहां पर कंप्रेसर लगाया जाता है। जो कंप्रेसर है इसके अंदर लगभग 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक का प्रेशर हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, क्यों रखा जाता है आपको बता दिया ना मैंने, क्योंकि मतलब 200 250 तक के आप समझ लीजिए कि इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा आपका। इसका काम क्या है, काम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। काम क्या होता है कि आपका जितना भी जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है उनको आपस में कंप्रेस कर देना। अब एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब हम कंप्रेस करते हैं तो सारा का सारा ये अमोनिया नहीं बनता। जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में मिला के, या इसको सिंथेसाइज बोलते हैं बेसिकली, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को आपस में मिला दिया, उसको सिंथेसाइज हमने किया। तो सिंथेसाइज करने में आपको पता, मैं आपको जस्ट एक रिकॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि लगभग 15% ही अमोनिया में मतलब ये कन्वर्ट हो पाता है। तो मतलब मैंने क्या किया, नाइट्रोजन लिया, मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को लिया, ये 1 वॉल्यूम है, ये 3 वॉल्यूम है। इससे हमें मिलता है बेटा एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो कि होता है NH3 का। तो आप देख सकते हो इसमें सिर्फ 2 ही वॉल्यूम मेरे को क्या मिल रहे हैं, अमोनिया के मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करता है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपका हो जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो आपका ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि ये सारा का सारा अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है तो ऐसा नहीं होता। लगभग 15% जो है बेटा वो आपको मिलता है अमोनिया। रेस्ट जो है वो अनरिएक्टेड फॉर्म में आपको मिलेगा। अब क्योंकि ये अनरिएक्टेड फॉर्म है और इसकी यील्डिंग मुझे बढ़ानी, यील्डिंग होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अमोनिया बना सकूं, तो हम क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से इस चैम्बर में देखें तो यहाँ से उसको दोबारा हम इस प्रोसेस में भेजते हैं। ये देखिए, दोबारा हम इस प्रोसेस में भेजते हैं। फिर क्या होता है, अच्छा होता क्या है मैं थोड़ा बता देता हूँ कि इनको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने के बाद उनको एक जो कैटालिटिक चैम्बर होता है जिसमें कैटलिस्ट जो है ना, फाइन आयरन जो है वो रखा जाता है। और जैसे आयरन है ना उसको ब्रेक डाउन किया जाता है छोटे छोटे पीसेस के अंदर, वो रखा जाता है इसके अंदर। और साथ में इसमें मॉडरेटर भी रखा जाता है। ठीक है, मोलिबिडिलम या चलो इसके बारे में थोड़ा और मैं बताऊंगा आपको, वो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं।
तो उसके बाद क्या होता है बेटा कि हमें हमारा अमोनिया मिलता है, कूलिंग चैम्बर से हम उसको लिक्विफाइड फॉर्म में लेके आते हैं। वाई कूलिंग चैम्बर ये भी आपको समझाऊंगा। तो बाद में हम उसको लिक्विड फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, एक एक करके बेटा उसको स्टडी करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्टेंट्स की। तो जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो रेशियो है वो 1:3 की फॉर्म में होती है बाय वॉल्यूम। अब उसके बाद आता है कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमें कहाँ से मिलते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर मैं नाइट्रोजन गैस की बात करता हूँ तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर से हम अपने नाइट्रोजन को आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं। और बात रह जाती है बेटा हाइड्रोजन गैस की, तो हम वाटर गैस के या फिर कोई भी नेचुरल गैस से, अगर नेचुरल गैस से ले रहे हैं तो उसका प्रोसेस अलग है, बट अगर वाटर गैस से ले रहे हैं तो उसको बोश जो प्रोसेस कहते हैं, और उस प्रोसेस से हम अपने हाइड्रोजन गैस को ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं बेटा अपनी रिएक्शन की। तो मैं आपको ऑलरेडी बेटा रिएक्शन के बारे में बता ही चुका हूँ कि मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम मैंने हाइड्रोजन को रखा। इसके बाद क्या होगा, एक रिवर्सिबल रिएक्शन क्रिएट होगा। इसमें 2 वॉल्यूम आपके अमोनिया के क्रिएट होते हैं। साथ में बेटा आपकी हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि साथ में हीट प्रोड्यूस होती है ना, तो बार बार उसको टेम्परेचर देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये टेम्परेचर सफिशिएंट होता है पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए। आई होप ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। गुड। बट याद बस 2 बातें रखनी है। पहली बात तो ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है, ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इरिवर्सिबल है, मतलब ये दोबारा ये आपका नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन क्रिएट हो सकता है आपका इसमें से। और वॉल्यूम में डिक्रीज आता है, क्या होता है, देयर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये 2-3 बातें आप याद रख लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, और बस यही मेन मेन चीजें आपने इसमें से करनी है। डन हो गया। अच्छा, अब हम बात करेंगे बेटा अपनी फेवरेबल कंडीशंस की। अब फेवरेबल कंडीशंस के अंदर क्या क्या आता है, हमें देखना होता है बेटा इसमें टेम्परेचर क्या है, इसका प्रेशर क्या है, कौन सा कैटलिस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, और हम प्रमोटर का इस्तेमाल करते हैं। मैंने गलती से मॉडरेटर बोल दिया था, बट ये प्रमोटर होता है। मॉडरेटर एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज होता है, तो गलती से बस दिमाग में आया मैंने बोल दिया, बट बेसिकली प्रमोटर होता है। प्रमोटर का काम होता है कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब होता क्या क्या है, सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर, देखो पता क्या बात है आपको, अगर याद हो रिएक्शन के बारे में, तो मैंने अभी बताया कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और बस इसी वजह से लगभग 450 to 500 डिग्री सेल्सियस तक आप अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखें। बाकी जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट बन रही है वो पूरे प्रोसेस को दोबारा चलाने के लिए हेल्पफुल रहेगी। अब 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन और 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को मिलाकर मुझे 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बनाना होता है, तो उसके प्रोसेस के लिए मुझे उनको कंप्रेस करना पड़ेगा, तो ज़्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए प्रेशर लगभग हम 200 एटमोसफेयर प्रेशर से ज़्यादा ही रखते हैं। 80 मतलब एटमोसफेरिक प्रेशर का यूनिट है ये। इसके बाद जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं बेटा वो है फाइनली डिवाइडेड आयरन। तो यहाँ पर एक पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा मैं कि क्या मतलब होता है बेटा इस चीज़ का, थोड़ा ध्यान से देखें। देखिए, जब हम किसी भी कैटलिस्ट की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक कैटलिस्ट है, ये क्या करता है कि एक ना सरफेस प्रोवाइड करता है, एक मतलब बेसिकली उसमें पोर्स होते हैं। उन पोर्स के अंदर यहाँ से गया नाइट्रोजन, यहाँ से गया हाइड्रोजन, ये उनको एक एक जगह प्रोवाइड करता है जहां पर ये मिलकर क्या बन जाता है, ये अमोनिया आपका क्रिएट हो जाता है। अब मान लीजिए बेटा ये पूरा पीस मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, फाइनली डिवाइड नहीं किया मैंने, क्या किया, पूरा पीस यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो ये जो नाइट्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है उनको सिर्फ बाहर बाहर वाला जो सरफेस है वही मिलेगा आपस में कंबाइन होकर अमोनिया क्रिएट करने में। लेकिन अगर मैं इसको तोड़कर ऐसे छोटे छोटे पीसेस बना दूं, तो पहले जो सिर्फ बाहर बाहर यहाँ पर ही आप, मतलब ये जो बाहर बाहर वाला सरफेस है, सिर्फ यहीं पर जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते थे, तो तोड़ने की वजह से ये अंदर वाली सरफेसेस में भी वो जाकर मिलेंगे। यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा। तो बेसिकली आपने क्या किया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में सिंथेसाइज करने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर दिया। इसलिए कहते हैं कि हम जब भी किसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल करें उनको फाइनली डिवाइड करना चाहिए, इससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो क्या बढ़ता है इससे, इसका सरफेस एरिया जो है वो आपका इंक्रीज होता है। इसलिए हम फाइनली डिवाइडेड आयरन का इस्तेमाल करते हैं। हर एक बात का मतलब होता है, ध्यान से आपने समझना है। बात करते हैं प्रमोटर की। तो इसके अंदर हम
मोलिबिडनम के कुछ ट्रेसेस का इस्तेमाल कर लेते हैं, या तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इनका काम होता है कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाना। ठीक है, तो इसलिए मोलिबिडनम या एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। बाकी देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि रेट ऑफ कन्वर्जन क्या है इसका। रेट ऑफ कन्वर्जन क्या है, मतलब ये कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमें मिलते हैं एक बार में, लगभग 15% जो है हमारे जो गैसेज है वो आपस में रिएक्ट करके आपका अमोनिया जो है क्रिएट करते हैं। क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत कम है, इसलिए जो अनरिएक्टेड नाइट्रोजन, अनरिएक्टेड मतलब जो रिएक्ट नहीं हुए आपस में, और हाइड्रोजन, इनको दोबारा हम इस प्रोसेस में भेजते हैं और दोबारा उनको कंप्रेस करके दोबारा उसको कैटलिस्टिक जो चैम्बर है उसमें से पास करके उनको दोबारा रिएक्ट करवाते हैं। और ऐसे कर करके हम लगभग 98% तक हम अपने गैसेस को एमोनिया में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बार बार करना पड़ता है इस प्रोसेस के लिए। ठीक हो गया जी, गुड। अब हम बात करेंगे बेटा कि रिकवरी कैसे होती है इस एमोनिया की, एमोनिया को रिकवर कैसे करें। तो देखो बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है। रिकवर करने के लिए ना हमारे पास दो बेसिक मेथड्स हैं जिनका हम यहाँ पे बेटा इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम अपने अमोनिया को लिक्विफाई करके और फिर हम उसको वहां से अलग कर लें। रीजन क्या है, नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन है और एमोनिया है, इन तीनों में से एमोनिया जल्दी लिक्विफाई होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसलिए क्योंकि वो जल्दी लिक्विफाई होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करना आसान हो जाता है फ्रॉम हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। पहले तो आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एब्जॉर्बिंग इन वाटर। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, एमोनिया की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो पानी के बीच में से पास करके उसकी सॉल्युबिलिटी जो है की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम उसको फिर से अलग कर लेते हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को यहाँ पढ़ा देता हूँ। एमोनिया इज लिक्विफाइड इजिली एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसलिए उसको अलग किया जा सकता है। एंड absorbing in water में, because ammonia is highly soluble in water while N2 and H2 मतलब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन are very slightly soluble in water। so इस तरीके से हम अपने अमोनिया को आसानी से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं। फिर बेटा सबसे बड़ी बात आती है प्रोसेस की। अब अगर आपने इस पूरे प्रोसेस को समझना है तो मैं आपको ऑलरेडी पहला जो सबसे पहला फिगर दिखाया था वो देख लो, नहीं तो ये आपका एक फ्लो चार्ट देख लो, इससे भी आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी कि है क्या। अब इस फ्लो चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि हमने 1 वॉल्यूम ड्राई नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया। कंप्रेसर पंप जो है उसके अंदर जो प्रेशर है वो मोर देन 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और उसके बाद हम उसको पास करते हैं इलेक्ट्रिकली हीटेड कैटलिस्टिक चैम्बर के अंदर। इसी चैम्बर के अंदर बेटा डाला जाता है आपका फाइनली डिवाइडेड आयरन एंड मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर। उसके बाद हमारे पास जो बन गया है, जैसे कि अब क्या होगा, कुछ एमोनिया बन जाएगा, कुछ नाइट्रोजन एज इट इज रहेगा और कुछ हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा। उसको हम कंडेंसर से पास करते हैं ताकि उसको लिक्विफाई कर सके। अमोनिया लिक्विफाई होके बाहर आ जाएगा, लेकिन जो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो आपके रिएक्ट नहीं हुए थे उनको दोबारा रिसाइकल करने के लिए हम उसको दोबारा भेजते हैं और फिर दोबारा कंप्रेसर पंप से भेज के कंप्रेस करवा के फिर इसके थ्रू करके लगातार ये जो प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है और लगभग 98% तक हम इसमें से अमोनिया को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है आपका लगातार टेक प्लेस करता रहता है। क्लियर जी, गुड। सो ये तो हो गया बेटा आपका प्रोसेस, बहुत सिंपल है। फ्लो चार्ट कर लो तो और बेटर है और इसी से एक्सप्लेन कर दो तो बेटर है, तो आप थिंक आपको ये आ जाएगा। ठीक है, सो ये मेरा हैबस प्रोसेस है। अच्छा, अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। 4 इंपॉर्टेंट नोट्स है बेटा, ये करके वो भी स्टडी कर लेते हो, हमारा ये पार्ट खत्म हो जाएगा। देखिए सबसे पहला जो नोट है वो क्या है, पहला नोट तो देखो यही है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये जो रिएक्शन आप यहां देख रहे हो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और कम टेम्परेचर चाहिए होता है सिंथेसिस के लिए, मतलब ताकि मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में मिला के अमोनिया बना सकूं, इसलिए
हम जो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो रखते हैं उसका रेंज 250 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो लो टेम्परेचर में क्या होता है, जो रिएक्शन है वो स्लोली स्लोली प्रोसीड करता है और प्रॉपरली आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को टाइम मिलता है मिलकर एमोनिया बनाने के लिए, और कंप्रेस तो किया ही होता है। तो टेम्परेचर लगभग 450 से 500 डिग्री सेल्सियस आपने मेंटेन रखना है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बता दिया था प्रेशर के बारे में, राइट, ये सारा बताया था आपको कि आपको मैंने जो जो मैंने क्लियर किया था, मैं फिर से आपको इसको रीड करवा देता हूँ। कह रहा है 4 वॉल्यूम जो है रिएक्टेंट्स के, जिसमें से एक वॉल्यूम क्या था आपका नाइट्रोजन का और 3 वॉल्यूम किसके थे, हाइड्रोजन के। इन 4 वॉल्यूम को हमने कंप्रेस करके 2 वॉल्यूम बनाना होता है प्रोडक्ट का, जो कि अमोनिया का 2 प्रोडक्ट होता है। इसलिए हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए। इसलिए लगभग जो आपका प्रेशर रखा जाता है वो आपका 200 से लेके 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक रखते हैं। और बट इतने हाई प्रेशर को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है ना, इसलिए प्रैक्टिकल यूज के हिसाब से 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक हम इस्तेमाल करके अपने अमोनिया को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्लियर जी। अगला पॉइंट देखिए, कैटलिस्ट एंड प्रोमोटर के बारे में। आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी रिएक्शन स्पीड, उसका जो उसका स्पीड है वो बढ़े, तो वो कैटलिस्ट की हेल्प से किया जा सकता है। और कैटलिस्ट जो हम यूज करते हैं वो आयरन यूज करते हैं, और उसको फाइनली डिवाइड किया जाता है ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़े, और जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया जो है वो क्रिएट हो सकेगा। बात रह जाती है फाइनली डिवाइडेड आयरन कहाँ से लिया जाता है, इसको ऑब्टेन किया जाता है जब हम आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा के, मतलब इसको रिड्यूस करके अपना आयरन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा प्रमोटर का इस्तेमाल किया जाता है, या मोलिब्डेनम है या तो आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हो। इससे जो कैटलिस्ट है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बेटा हमारे पास बस ये आखिरी पॉइंट रह गया, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलता है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। वो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है उससे निकलने वाली जो हीट है वो इतनी सफिशिएंट होती है कि दोबारा उस रिएक्शन को टेक प्लेस करा सके। सो बार बार एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती और इसके टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। उसके अलावा ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ना जो नाइट्रोजन है और जो हाइड्रोजन है उसको बार बार प्यूरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्यूरिफाई क्यों करना है, क्योंकि इनके अंदर पाया जाता है बेटा कभी कभी जो एज ए इम्प्योरिटी क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। ठीक है, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है, या तो आपको जो सल्फर के कंपाउंड्स जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है वो हमें मिल जाता है। और ये जो आपकी इंप्योरिटीज हैं ये मेरे आयरन से रिएक्ट करके मेरे कैटलिस्ट को खराब कर देती है। इसलिए कहते हैं पॉइजन द कैटलिस्ट। पॉइजन द कैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट से रिएक्ट करके उसका जो इफेक्ट है वो खत्म कर देती है। इसलिए इन कैटलिस्टिक पॉइजन्स को जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में प्रेजेंट होते हैं उनको बार बार मतलब प्यूरिफाई करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। और बस इसके साथ हमारा जो हेबस प्रोसेस है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया द मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया, जिसको हम हेबस प्रोसेस भी कहते हैं। कैसे ये सारा प्रोसेस टेक प्लेस करता है, किन बातों का हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं और क्यों रखते हैं, ये सारी बातें मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।